जैसे वीडियो आप पढ़ाते हैं, ठीक है, ये जो ऑडियो है ये दोनों बच्चों के लिए फायदा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए देखिए भी, जो ऑडियो पढ़ उनके चुका है लिए, उसके लिए भी। हाँ ऑडियो उनके लिए भाई जिन्होंने पढ़ रखा है और उनको एक शॉर्ट में ओवरव्यू चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उनके लिए ज्यादा हाँ फायदेमंद है, लेकिन हाँ। सर जिसको पूरा खत्म करना है अभी, हम्म। उसके लिए भी फायदेमंद है मेरे हिसाब से। हाँ और देखिए थोड़ा सा ये भी होता है भाई, जैसे आप अकेले एमसीक्यूज लगाइएगा ना, तो अकेले जी एमसीक्यूज में ज़्यादा मतलब जैसे भी हम लोग को अभी कितना है 190 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है इसमें, तो अकेले में आप थक जाइएगा 100 क्वेश्चन लगाते लगाते, ठीक है ना। जी। लेकिन यही है थोड़ा सा, जैसे अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे कोई स्टूडेंट है सीरियस है अपने गोल को लेकर के, तो जैसे जैसे हम लोग जी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वैसे वैसे अपना साथ में चलते रहेगा उसको, समझ गए जी। ना, मतलब रटने और से जैसे, बढ़िया है ना, जी कुछ नहीं मिल रहा तो जी, कुछ तो और मिल जो रहा है। जो पढ़ने वाला है अभी, हम्म जो जैसे जो पावर सिस्टम नहीं हम्म पढ़ा है, बस हम्म सेमेस्टर में पढ़ा है थोड़ा बहुत पास होने के लिए, हम्म। तो वो जब पढ़ेगा और जो ये एमसीक्यू सर जब ऑडियो सुन लेगा, हम्म। तो इसके बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हम पढ़ेंगे फंसेंगे कहीं भी, तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो हाँ क्लिक किया हाँ रहेगा। हाँ इसके बाद अगर हम कभी डिटेल में उसको हम्म पढ़ेंगे, तो वो चीजें जब मिलेंगी तो हाँ उसको बहुत खुशी खुशी माइंड एक्सेप्ट करेगा कि मुझे सीखने को मिला, मैं यहाँ फंसा था। वही चीज़ है, देखिए कुछ चीज़ तो सेमेस्टर में ही बच्चा का सी वो हो जाता है, माइंड में घुस जाता है, ठीक ना भाई, और कुछ जो है आपका जी जो भी है मिसिंग ये सब, तो डॉट जी कनेक्ट होते रहता है भाई, ठीक ना, धीरे धीरे जी। धीरे धीरे हो जाएगा सब। हम्म। समझ गया, तो अब तो स्टार्ट कर। ऑडियो इसलिए हाँ फायदेमंद है हाँ जी, सर स्टार्ट हाँ किए। स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए सबसे पहला है फ्यूज़ का मेन काम क्या होता है, तो इसका डी फॉर डॉग हो जाएगा, एक्सेसिव करंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसका खासियत क्या था कि ये मात्र एक ऐसा मतलब प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसके लिए रिले नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड, तो स्मॉल ऑफ देव हो जाएगा। रूटीन टेस्ट क्या होता है, जैसे कोई भी आप इक्विपमेंट बना रहे हैं, जैसे भी स्विच गियर में हम लोगों ने 4 तरीके का डिवाइसेस बनाया, ठीक है, तो उन चारों डिवाइसेस का कुछ ना कुछ तो लाइफ है, 6 महीना में ख़राबी हो सकता है, फिर 1 साल में ख़राबी। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल बोलता है ना 1 साल का वारंटी है, इसका मतलब क्या, कंपनी वाले को ट्रस्ट होता है ना कि 1 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें एक दो पीस जो है आपका डिफेक्टिव निकल जाए, राइट, तो वही है। तो रूटीन टेस्ट हम लोग सबके लिए करेंगे, ठीक ना भाई, 6 महीने जी या फिर 1 साल के अंदर में किया जाता है, ओके। जी। नेक्स्ट है SF6 गैस, तो इसमें मान दिए C4 कैट मानिए, नॉट डॉट। हाँ ये जी जहरीला नहीं होता है, ठीक है। जी अगला बोल रहा है सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग होता है, ठीक ना, तो वो कांटेक्ट किस चीज़ का बना होता है, मतलब सर्किट ब्रेकर का जो दो इलेक्ट्रोड होता है ना, जिसको हम लोग कांटेक्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्ट, वो किस चीज़ ताकत का बना होता है, तो में ए फॉर एप्पल कॉपर। और ऑलरेडी हम टंगस्टन लोगों ने वाला। बताया, पढ़ा है कि वहाँ पे चिंगारी लगता है, तो चिंगारी के कारण टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर राइज होगा तो सीधी सी बात है नॉर्मल अगर हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी जी बात है वहाँ पे हाई मेल्टिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा, जैसे टंगस्टन, टंगस्टन का कितना होता है 3300 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करता है, ठीक ना भाई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपर का, कॉपर क्यों, क्योंकि कंडक्टर है ये, ठीक है, तो जब कॉन्टेक्ट ब्रेक है तो करंट आपका फ्लो होते रहेगा, और जब ये ओपन होगा तो चिंगारी लगेगा, तो टंगस्टन वहाँ पे इसको पिघलने नहीं देगा, ठीक है, तो उसका लाइफ जो होता है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। बोलता है आर्क बुझाने का कौन कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, तो किस टाइप के ब्रेकर में, तो बोल रहा है एयर सर्किट ब्रेकर में, तो एयर सर्किट ब्रेकर में एयर यूज़ करेंगे, ठीक ना भाई, C4 कैट हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अ सर्किट ब्रेकर मस्ट बी, देखिए जो हम लोगों ने अभी सर्किट ब्रेकर पढ़ा ना भाई, ठीक है, उसको हम लोग दो तरीके से ट्रिप करते हैं, एक तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है, और एक होता है आपका रिमोट का भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक ना। तो रिमोट में आपका ज़्यादातर होता है इसमें शंट ट्रिप देता है भाई, शंट ट्रिप देना चाहिए, जी दिया है। दिया है ना। तो ये भी मतलब एक ये टाइप्स है कि आप रिमोट के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे सर्किट ब्रेकर में 3 ऑप्शन होता है, एक तो आपका ऑटोमेटिकली, एक आपका रिमोट, और एक होता है मैनुअली, यानी जब आपका ऑटोमेटिक फंक्शन फेल हो जाए, रिमोट वाला फंक्शन फेल हो जाए, तो एक आपके पास मैनुअल भी होना चाहिए ताकि आप उसको मैनुअली ऑपरेट करके उसको डिस्कनेक्ट कर सकें, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर किसी भी सिस्टम में, ठीक है, अगर फॉल्ट आता है तो उसका जो सबसे डेंजरस जो चीज़ आउटपुट मिलता है, ठीक है, वो हम लोग का होता है फायर, ठीक ना भाई, मतलब आग लग जाना, ठीक है। और आप देखे होंगे जितने भी मतलब कॉमर्शियल शॉप्स होते हैं, जैसे देखते हैं ना मॉल, ये सब में आग लग जाना है फिर कुछ भी, तो शॉर्ट सर्किट के कारण ज़्यादा आग लगता है, ठीक है, तो सबसे डेंजरस केस हो जाता है वो, ओके। नेक्स्ट है फॉल्ट डाइवर्टर, क्या होता है, तो इसको हम लोग फास्ट स्विचेस बोलते हैं, ठीक है ना भाई, फास्ट स्विचेस, स्विचेस मतलब क्या, ओपन कर देना एक तरीके से, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रोटेक्शन, तो बताया थर्मल प्रोटेक्शन हम लोग मोटर में यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके से कहिए ओवरलोड के लिए भी यूज़ हो सकता है, फिर शॉर्ट सर्किट के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो उसमें ओवरलोड मारिए अब, ठीक है ना, क्योंकि मोटर में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। और इसको थर्मल नाम क्यों पड़ा, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर,
तो मोटर भाई सीधी सी बात है, रेटेड से एभव उसको यूज़ कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा खींचेगा उस टॉर्क को बनाने के लिए, राइट, ताकि उस लोड को हैंडल कर सके। तो वहाँ पे मोटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर पढ़ते हैं भाई। ठीक है, बोल रहा है आर्क, 9 नंबर। हाँ 9 नंबर बोल रहा है आर्क इन अ सर्किट बिहेव। तो इसमें हमारे रेजिस्टिव विथ डिक्रीजिंग वोल्टेज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आप दोनों हाथ को आगे रखिए, दोनों हाथ के बीच में अभी आप स्पेसिंग रखिए, ठीक है, यानी कॉन्टेक्ट आपका ओपन है। ओके, तो सीधी सी बात है, इसके बीच में अभी इमेजिन कीजिए चिंगारी लगा हुआ है। तो ये चिंगारी भाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज़्यादा वोल्टेज होगा तो सीधी सी बात है आपका ये जो ये आर्क लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, मतलब स्ट्रांग लगेगा। ठीक है ना, समझ गए बात को। इसका मतलब देख रहे हैं, वोल्टेज मेरा ज़्यादा होगा तो इस पाथ का रेजिस्टेंस घट जा रहा है, तभी ना एक तरीके से वहाँ पे चिंगारी और ज़्यादा लग जा रहा है। समझ रहे बात को? तो वही बोल रहा है, जो रेजिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जो आपका ये आर्क लगा उस आर्क का रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो ये वोल्टेज के साथ घटते जाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घट रहा, तभी तो एक तरीके से आर्क आपका ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। समझ गए? और ये आर्क कुछ नहीं, आप कह सकते हैं ये आर्क एक तरीके से यहाँ पे करंट है। ठीक है ना, मतलब समझिए कॉन्टेक्ट ओपन होने के बाद भी आपका करंट फ्लो हो रहा है। वो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि आपको पता है मैटर का जो फोर्थ स्टेज होता है वो क्या होता है आपका, प्लाज्मा, यानी आयोनाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एयर आयोनाइज हो गया, जो कि सिंपल कह सकते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप का थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज़, तो थर्मल सर्किट ब्रेकर के पास क्या होगा, डिले ट्रिप एक्शन होगा। ठीक ना भाई, क्योंकि इसको टाइम लगता है सेंस होने में। ठीक है, सीधी सी बात, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने के बाद ही ना उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज होगा रेटेड से, उसके बाद वो ऑपरेट होगा। और इसको हम लोग मोटर में यूज़ करते हैं। बोल रहा है रिले कैन बी डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड, तो इसमें ऑल ऑफ देव हो जाएगा। रेजिस्टेंस, जैसे अगर देखें रेजिस्टेंस को सेंस कर रहा है तो उसको हम लोगों ने बोला था ना पे इम्पिडेंस रिले, राइट, तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस या फिर इसी को इम्पिडेंस बोलते हैं, तो इम्पिडेंस रिले हो जाएगा। ओवर वोल्टेज ओवर करंट, तो उस बेसिस पे भी नाम दिया गया था। लाइट इंटेंसिटी, यानी देखिए कहीं कहीं खासकर ये लाइट वाला कहाँ यूज़ होगा, फोटोवोल्टेइक में। ठीक ना भाई, जहाँ पे हम लोग लाइट से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो उस केस में मान लेते हैं जो सनलाइट है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे सीधी सी बात है ज़्यादा वोल्टेज एक तरीके से वो प्रोड्यूस करेगा ना। समझ रहे बात को? क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसमें ऑल हो जाएगा। ओवरलोड रिले कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसका हमारी C4 कैट थर्मल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला वो रहा है थर्मल ओवरलोड रिले, तो किस में, तो हैवी लोड मारिए ना इसमें। हैवी लोड मतलब वही है, मोटर अगर आपका हैवी लोड पे चला जाएगा ना, तो वो एक तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी लोड में क्या होता है, सिस्टम आपका गर्म हो जाता है। जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस पर हैवी लोड लगा दीजिएगा, या फिर ट्रांसफार्मर हो गया तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, I2R लॉस के कारण। मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, तो इंस्टेंटेनियस होता है, जो हम लोग फ्रिज ये सब में यूज़ करते हैं, अगर घर का एग्जांपल लें तो। ठीक है, डीसी शंट, तो अभी डीसी मशीन में देखे होंगे जो भी हम लोग का डीसी शंट मोटर होता है। ठीक है, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, शंट में क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है और थिन वायर होता है। ठीक ना भाई, वही सीरीज़ की बात करेगा तो आपका लेस टर्न थिक वायर। ठीक है, इस बेसिस पे। ओके, और इसमें भाई एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग शंट मोटर के केस में हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं वाइंडिंग में, बताइए। डीसी मशीन आपने पढ़ा अभी, कहाँ तक आप पढ़े? अभी सर सिर्फ वाइंडिंग में ही पढ़ा हूँ 10-15 दिन। अच्छा अच्छा, तो भाई ये सब बहुत पीछे हैं आप। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, मतलब समझिए शंट जहाँ पे भी लिखा होगा ना, वहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा और थिन वायर यूज़ करते हैं। ओके, और क्योंकि हम लोग डीसी पे काम कर रहे हैं तो डीसी में देखिए, अगर आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, और दोनों टर्मिनल को आप जोड़ दीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव वायर से, तो क्या होता है, आग लग जाएगी नहीं लग जाएगा, बोलिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, राइट। लेकिन वही अगर मान लेते हैं आप इंडक्टर से शॉर्ट कर रहे हैं डीसी बैटरी को, तब भी आग लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्टेडी स्टेट में आपका ये इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, तो आग लगा देगा। क्लियर? ठीक है ना। लेकिन समझिए, अगर मैं इस इंडक्टर के कॉइल का रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं हाई रखता हूँ, ठीक है, तो सीधी सी बात है I इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो करंट मेरा लिमिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। समझ रहे बात को? तो डीसी मशीन में आप देख रहे हैं वाइंडिंग को बनाने के लिए, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने के लिए भाई हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, राइट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ा के लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जब पढ़ेंगे ना, न्यूमेरिकली सब बनाइएगा शंट मशीन का, तो देखिएगा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बोलता है 250 ओम या फिर 200 ओम। समझ रहे हैं? ठीक है,
तो रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ पे शॉर्ट वाला कंडीशन ना पैदा हो। क्लियर। लेकिन वही एसी की बात करें, जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें भी आपने क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी में 100 वाइंडिंग हो सकता है, 100 टर्न्स का हो सकता है, 200 टर्न्स का हो सकता है, उसको आपने एसी में जोड़ रखा है, ठीक है। तो एसी में कभी भी शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि डी नेचर के चलते क्या होता है यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा लेंस लॉ के हिसाब से, और वो मेन वोल्टेज को अपोज करते रहता है। तो ओवरऑल आपका वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण करंट आपका लिमिट हो जाता है। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिले ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें ऑल ऑफ देम मार दीजिए, ठीक है, किसी पे भी डिपेंड करेगा। स्प्रिंग टेंशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लक्स बिल्ड, मतलब कितना तेज़ी से आपका फ्लक्स वहाँ पे बन रहा है, आर्मेचर कोर एयर गैप। देखिए अभी जैसे आपने थर्मल रिले पढ़ा, ठीक है, तो थर्मल रिले क्या है, मोटर में यूज़ करते हैं, ओवरलोड से एक तरीके से बचाता है ना। और आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर मैं डीसी एग्जांपल लूँ, डीसी मशीन का, खासकर जब आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस पढ़िएगा ना भाई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइसेस, तो उसमें आपका जो मेन डिवाइस, मतलब जो मेन पार्ट होता है ना, जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वो आर्मेचर के थ्रू होता है, ठीक है ना। ओके, तो आर्मेचर में ही आपका एक तरीके से पूरा का पूरा पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिया जाता है। इसलिए किसी भी मशीन का जो रेटिंग डिफाइन होता है रोटेटिंग मशीन में, वो आर्मेचर ही डिफाइन करता है उसका। ओके, तो ये कि हर एक के लिए हम लोग अलग अलग रिले यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबके लिए मतलब इसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, in order that the current should flow without causing excessive heating or voltage drop, the relay contact should have, इसमें हमारी ऑल ऑफ द क्या बोल रहा है, देखिए जैसे आप दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ को जोड़ने का मतलब क्या, आपका कॉन्टैक्ट दोनों लगा हुआ है, ठीक है, यानी हेल्दी कंडीशन है। तो यहाँ से जो आपका करंट पास हो रहा है भाई, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कम से कम ड्रॉप होना चाहिए आपके ये इलेक्ट्रोड के पास, फिर कॉन्टैक्ट के पास, ठीक है। कब कम ड्रॉप होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, सफिशिएंट साइज होना चाहिए। सफिशिएंट साइज क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है R इक्वल टू रो एल बाई एरिया, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा तब ना रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम होगा, समझ रहे बात को। तो रेजिस्टेंस भी होना चाहिए अच्छा खासा इलेक्ट्रोड का। अगला पढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, तो इसका ए फॉर एप्पल मारिए, ट्रांजिएंट स्टेट में जब आपका शॉर्ट सर्किट आएगा। ट्रांजिएंट स्टेट कहने का मतलब क्या भाई, एब नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हार्मोनिक्स, ठीक है ना, इसमें सर्ज आ चुका है। अगला बोलता है सर्किट ब्रेकर है इसेंशियली, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा भाई, ठीक है ना। आर्क एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सर्किट टू ब्रेक, इसका ए फॉर एप्पल मारिए ना, करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक ना भाई। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग, जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से जो भी आपको मतलब सही लगे। वो रहा था करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अचीव्ड बाय, तो इसमें हमारी इसका C4 कैट मारिए, ठीक ना भाई। करंट जीरो इंटरप्शन हम लोगों ने बात किया था कि नेचुरली क्या होता है, साइनसोइडल करंट एक टाइम के बाद आपका जीरो हो जाता है नेचुरली, उसका फिर वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है ना, समझ गए। जब ये जीरो होगा उसी समय हम लोग क्या करेंगे, एयर ब्लास्ट यानी एयर का झोंका मारेंगे, ठीक है, फिर कहिए ऑयल उसके ऊपर छिड़केंगे, ठीक है। ओके, ताकि वो ईजी वे में आपका बुझ जाए। अगला बोलता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड फॉर, तो इसमें हमारी ये इंटरमिटेंट ड्यूटी देता है भाई, इंटरमीडिएट या फिर रिपीटेड, दोनों में से कोई एक होगा। सर सी दिया है इंटरमिटेंट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है भाई, देखिए रुक रुक करके, ठीक है ना, समझ गए। जैसे इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी आपको पीना है, ठीक है, तो आप पानी क्या कर रहे हैं, एक बार में नहीं पी रहे हैं आप, पहले एक गिलास पी रहे हैं, उसका फिर आधा गिलास, फिर एक, मतलब ब्रेक ले लेके, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आपका कॉन्टैक्ट ओपन हुआ, ठीक है, कॉन्टैक्ट ओपन हुआ तो अभी तो चिंगारी लगना एकदम लाजमी है, ठीक है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जब चिंगारी लगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एयर का झोंका मार रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बूझ गया, लेकिन आपको पता है कि मान लेते हैं अभी भी दो कॉन्टैक्ट के बीच में वोल्टेज सफिशिएंट है, तो आर्क फिर से क्या हो जाएगा, रीस्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ पे एयर ब्लास्ट का झोंका मारेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मतलब समझ रहे हैं ना, कि बार बार हम लोग वहाँ पे झोंका मार मार के आर्क को बुझाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगला बोलता है एन efficient and a well designed protective relay should have, उसमें ऑल ऑफ देम आ रही है, सेलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, इकोनॉमी, सिंप्लिसिटी, सब होना चाहिए इसका भाई, ठीक है, खासियत। अगला है बर्डन, देखिए अभी जो भी हम लोगों ने थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था इससे पहले वाले सेशन में, ठीक है ना भाई, तो उससे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है MCQ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन में पढ़िएगा, ट्रैवलिंग वेव, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा नहीं है तो वो सब आपका MCQs नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग स्किप करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका ये बर्डन आ गया यहाँ पे, तो बर्डन जब आप CT पढ़िएगा ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, तो उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो वही बोल रहा है, बर्डन ऑफ अ प्रोटेक्टिव रिले
अब देखिए रिले कुछ नहीं भाई, रिले में हम लोग सिटी का सहारा लेते हैं, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है तो सीधी सी बात है, दो वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, समझ गए। तो सीटी में क्या होता है, सीटी का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो सिंगल टर्न का होता है, ठीक है, मात्र सिंगल टर्न, ठीक है। तो इसीलिए अब मेरे को बताइए कि जो भी करंट आपके मेन ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा होगा, वही करंट जो है आपके सिटी में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स है, समझ रहे बात को, समझ रहे। तो जो आपको पता है ना, ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ही ना डिफाइन करता है कि उस साइड में कितना वोल्टेज होगा और कितना करंट एक तरीके से होगा, समझ रहे बात को, राइट। तो अगर यहाँ पे सिंगल टर्न यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर 10 एम्पियर आपके ट्रांसमिशन लाइन में बह रहा है करंट, तो 10 एम्पियर क्या हो जाएगा आपके सिटी के प्राइमरी में आ जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी 10 एम्पियर करंट है और सिटी में भी आपके प्राइमरी में 10 एम्पियर करंट आ गया, तो दोनों जगह सब सेम हो जाता है, तो वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है, पता है ना, करंट आपका सेम होता है सीरीज में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सीटी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, कि जो करंट आपके ट्रांसमिशन लाइन में है वही आपके सीटी के प्राइमरी में आएगा, राइट। अब इसका जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के रखते हैं, ठीक है, समझ गए ना, 1:5 का हमेशा होता है, रेशियो चलता है। तो 1:5 का मतलब ये हुआ भाई कि प्राइमरी में 1 टर्न्स तो सेकेंडरी में आपका 5 टर्न, आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेशियो हमेशा क्या होता है, गलत क्वांटिटी दिया हुआ होता है, ठीक है, तो इस पर आपको कभी भी नहीं जाना है, ओके। बस ये समझिए दोनों को काट कूट के कितना आना चाहिए रेशियो, 1:5 का आना चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट था वही आपके सिटी के प्राइमरी में आ गया। अब सिटी के सेकेंडरी में आपका क्या होगा, क्योंकि उधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज राइज अप हो जाएगा, समझ रहे बात को, वोल्टेज राइज अप हो गया, इसका मतलब क्या, उधर करंट आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब मान लेते हैं कोई फॉल्ट कंडीशन है, फॉल्ट कंडीशन है मतलब क्या, मेन ट्रांसमिशन लाइन में मान लेते हैं 10 एम्पियर से सीधे सीधे 12 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो 12 एम्पियर आपके सिटी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए, प्राइमरी में आएगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से फिर सेकेंडरी में भी करंट चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। तो सेकेंडरी का करंट जैसे ही चेंज होगा तो वहाँ पे आपका फ्लक्स अच्छा खासा बनेगा, जिसके कारण वो जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसको खींच लेगा, खींचते ही क्या होता है, जो बैटरी के साथ आपका जो ट्रिपिंग कॉइल लगा हुआ उसको मतलब पावर मिल जाता है, और फिर वो मैग्नेट बना करके आपके ब्रेकर को खींच लेता है, तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब बर्डन आपका इसी से रिलेटेड है, सीटी से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसका बी फॉर बॉल आप मारिए, एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ द रिले, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, मतलब बर्डन मतलब रेटिंग को डिफाइन किया जाता है भाई, ठीक ना, ओके। तो इसका बी हो जाएगा, इसको स्किप करते हैं अभी हम लोग, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं 24 नंबर पे। देखिए डायरेक्शनल रिले, तो डायरेक्शनल रिले किसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे थे, पावर के लिए डिफाइन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलिए, करंट के लिए भी डिफाइन कर रहे थे, वोल्टेज के लिए भी कर रहे थे, ठीक है। जैसे पावर आपका मान लेते हैं सोर्स टू लोड जा रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए, अगर यही जस्ट अपोजिट हो गया हम तो क्या आप कहेंगे, ये फॉल्ट हो चुका है उसमें, ठीक है। करंट भी आप देख रहे थे, एक नॉन डायरेक्शनल था, एक आपका डायरेक्शनल था, ठीक है। तो इसका देखिए, इसमें आपका आंसर ए फॉर एप्पल देता है, लेकिन इसका ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है, ठीक ना भाई, लेकिन भाई ये अप्रोप्रिएट आपको चूज़ करना है, तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल होगा। पावर के लिए हम लोग डायरेक्शनल रिले यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ, मतलब पावर से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को सेंस करने के लिए डायरेक्शनल रिले यूज़ करेंगे। डिफरेंशियल रिले मैंने आपको बताया था, तो इसका सी फॉर कैट हो जाएगा। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट का, ठीक ना भाई, ओके। तो टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, सिमिलर क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ पे एग्जांपल लेके समझ रहे थे कि इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग करंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इनकमिंग वोल्टेज है तो आउटगोइंग वोल्टेज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज बोला है। अगला है ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो इसमें ऑल ऑफ द मार दिया, डी फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक ना भाई। बी यानी डिस्टेंस प्रोटेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस प्रोटेक्शन किसके किसके लिए था, इम्पिडेंस के लिए बोल रहे थे ना हम लोग वहाँ पे, समझ गए। और इसका खासियत क्या था कि रिले के पास अगर मतलब वही है कि प्रोटेक्शन के नज़दीक में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको ट्रिप करने में कम समय लगता है, और प्रोटेक्शन से ज़्यादा दूरी पे अगर फॉल्ट होता है तो वहाँ पे आपका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी यूज़ करते हैं, और सी फॉर कैट देता है टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड ओवर प्रोटेक्शन करंट, ठीक है, तो इस तरीके का करते हैं। अगला है लार्ज इंटरनल फॉल्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जो भी हमारा हैवी एप्लियंस है, जैसे आपका अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सब क्या है, इसके अंदर दो तरीके का फॉल्ट होगा, एक तो आपका आउटर फॉल्ट, एक आपका इंटरनल फॉल्ट, राइट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लार्ज इंटरनल फॉल्ट के लिए हम लोग किससे प्रोटेक्शन देते हैं, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, और कौन सा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल मतलब क्या है, ये सीधे सीधे डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक ना भाई। तो ये पेड क्लासेस में आपका पूरा पढ़ाया हुआ है,
जिनको अगर नहीं समझ में आता तो फिर वो सहारा ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्हेन अ ट्रांसमिशन लाइन इज इनर्जाइज्ड, मतलब जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से ऑन किया जाता है तो जो वेव है, ऑलरेडी बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे स्टडी नहीं करते हैं, वेव के थ्रू करते हैं, ठीक ना भाई। तो जो वेव आपका एक तरीके से फैलेगा या फिर कहीं ट्रैवल करेगा वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें हमारी C4 कैट मारी ना, करंट वेव वोल्टेज वेव दोनों होगा आपका, ठीक है, दोनों के चलते आपका होता है। और ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग कर क्या रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो सिंपल आप रख सकते हैं। अगला बोलता है प्रोटेक्टिव रिले आर डिवाइसेस दैट डिटेक्ट्स एबनॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेजरिंग, तो इसमें मारिए C4 कैट मारिए, कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। क्या बोला कि जो भी पावर सिस्टम में हम लोग रिले यूज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और ये प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड करता है, फिर ये प्रोटेक्शन को कैसे सेंस करेगा, ये तो ये कॉन्स्टेंटली सेंस करते रहता है, फिर कहिए उसको देखते रहता है कि नॉर्मल कंडीशन का क्या स्टेटस है और एबनॉर्मल कंडीशन का क्या स्टेटस है, ठीक ना भाई, समझ गए, उस बेसिस पे ये जज करता है वहाँ पे और एक तरीके से ट्रिप कर देता है। वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब जस्ट अभी आपका ओपन हुआ है ब्रेकर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई, आर्क वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है, इसका D फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है आयोनाइजेशन इन द सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर में जो भी कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है यानी ओपन हो रहा है तो वहाँ पे एयर आयोनाइज हो जा रहा है, ठीक है, तो उस आयोनाइजेशन को कौन बढ़ावा देता है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिक वो जो एयर एटम है वो वाइब्रेशन स्टेट पे होगा, ठीक ना, यानी वो कह सकते हैं ऑलरेडी वो क्या है, एक बढ़ावा दे रहा है आयोनाइजेशन के लिए, ठीक ना भाई, तो इसमें ऑल ऑफ द हमारी ना इसमें सब हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोल रहा है इन अ सर्किट ब्रेकर द बेसिक फंक्शन, बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो आर्क को बुझाना सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, ठीक है, तो B फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलते हैं ओवर हीटिंग ऑफ रिले कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट बॉर्न आउट इज ड्यू टू, तो उसमें ऑल ऑफ द हमारी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एक तरीके से खराब होने का या फिर कहिए पिघल जाने का क्या रीज़न हो सकता है, ऑल ऑफ द हो जाएगा। स्लो मेकिंग एंड ब्रेकिंग लोड, सीधी सी बात है अगर धीरे धीरे आपका कॉन्टैक्ट ओपन होगा सर्किट ब्रेकर का तो सीधी सी बात है चिंगारी उसको ज़्यादा देर तक ना उसको गर्म करते रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगला बोलता है इंटरप्शन ऑफ लार्ज करंट बाय रिले रिक्वायर, अगर आपको लार्ज करंट को एक तरीके से भाई ट्रिप करना है तो क्या क्या एक तरीके से रिक्वायरमेंट चाहिए रिले के लिए, तो इसमें ऑल ऑफ द हमारी है ना, हाई स्पीड होना चाहिए, वाइड सेपरेशन मतलब कॉन्टैक्ट जब ओपन होगा तो दोनों के कॉन्टैक्ट बीच में ज़्यादा तक दूरी होना चाहिए ताकि फिर से वो आर्क ना लग सके, ठीक ना भाई, इस तरीके से। अगला बोल रहा है शंट कैपेसिटेंस किस में नेगलेक्ट करते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। अगला बोल रहा है जो आर्क वोल्टेज होता है, ठीक है, ब्रेकर ओपन होने के दौरान जो लगता है वो क्या होता है, तो हमेशा फेज होता है, मतलब रेजिस्टिव नेचर का होता है, तो A फॉर एप्पल हमारी इन फेज विद द आर्क करंट हो जाएगा। अब बोल रहा है आज के मॉडर्न सर्किट ब्रेकर को टाइम ऑफ क्लोजिंग कितना होता है, ठीक ना भाई, तो हमारे नए फॉर एप्पल मारिए 0.003 सेकंड होता है, मतलब कह 3 मिली सेकेंड होता है, ठीक ना, याद करना पड़ेगा ये सब। अगला बोल रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन, तो हमारी 100 मेगा ओम के बीच में हम लोग इंसुलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला बोलता है HRC फ्यूज़ प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेन, तो शॉर्ट सर्किट मारिए, फ्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक ना, और HRC फ्यूज़ क्या होता है, इसमें हम लोग सीधे सीधे आर्क को बुझाने के लिए, यानी जब हमारा मेल्ट हो वो वायर फ्यूज़ वायर तो उसमें चिंगारी न लगे तो फिलिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड वायर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, देखिए वायर को हम लोग साइज़ के थ्रू नापते हैं, ठीक ना भाई, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें 10 नंबर से छोटा या फिर कहिए 10 नंबर से नीचे वाला वायर नहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड वायर के लिए कम से कम एक थिकनेस आपका डिफाइन किया जाता है कितना से, तो 10 नंबर वायर से, ठीक ना भाई, इससे कम का नहीं होना चाहिए, क्लियर। और ये 10 नंबर इसे जो दिया हुआ ना ये थिकनेस को बताता है, मोटाई को बताता है, ठीक है। और ग्राउंड वायर सीधे सीधे क्या कर रहा था कि जो भी आपका लीकेज करंट यानी बॉडी में एक तरीके से जो करंट आ चुका है उसको क्या कर रहा है, एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो तार मोटा रखना होगा ताकि आपका जो भी एक्सेसिव लीकेज करंट है वो ईजिली ग्राउंड में चला जाए, ठीक है ना। अगला बोलता है डिले फ्यूजेस, तो डिले फ्यूजेस किस में यूज़ करते हैं, तो मोटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मल रिले को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, एक तरीके थर्मल रिले का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो डिले टाइम टेकन होता है, ठीक ना भाई, ज़्यादा समय में ऑपरेट होता है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ओवर करंट, देखिए ओवर करंट से अगर आपको प्रोटेक्शन देना है किसी भी सिस्टम में तो सबसे सस्ता कौन सा आपके पास मतलब इक्विपमेंट होगा, तो रीवायरेबल फ्यूज़ हो जाएगा, राइट, A फॉर एप्पल मार दीजिए सबसे सस्ता में। अगला बोलता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग कितने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका C फॉर कैट हो जाएगा 3.3 kV से लेके 11 kV तक, ठीक है। अगला बोल रहा है द कॉन्टैक्ट ऑफ हाई वोल्टेज स्विचेज यूज इन अ पावर सिस्टम आर मर्ज इन द ऑयल, बोल रहा है जो भी हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं, स्विच मैंने आपको बताया था ऑन ऑफ करने के लिए या फिर कहिए
जनरेटर को कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए, फिर ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सब क्या है, हाई वोल्टेजेस पे एक तरीके से वर्क कर रहा है ना, ठीक है। तो जो भी हम लोग स्विचेस हाई वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं उसको ऑयल में डुबाया जाता है, ठीक ना भाई, मतलब तेल में डुबा रहता है। क्यों? और ज़्यादातर हम लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक ना भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भाई आर्क बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि आर्क हम लोग का बुझ जाए। तो इसका C4 कैट मारिए। कॉन्टैक्ट को लुब्रिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा। तो मेन आपका C4 कैट हो जाएगा। आर्क को बुझाने के लिए हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। रेलवे में हम लोग कौन सा एक तरीके से ब्रेकर यूज़ करते हैं? तो एयर ब्रेक मार दीजिए। एयर ब्रेक आपका यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हाई नहीं होता, सिर्फ 25 के भी यूज़ करता है, ठीक है, मैक्सिमम का। बोला टू प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर, द टाइप्स ऑफ रिले। तो लो पावर के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? तो उसमें हमारी C4 कैट मारिए, थर्मोकपल, इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेटेलिक। और बायोमेटेलिक मैंने आपको बताया था, ये हम लोग जो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है ना, ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसमें सप्लाई देंगे, इसमें आपका दो इक्विपमेंट होता है, एक तो चोक लगा होता है जिसको हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं इंडक्टिव कॉइल होता है, ठीक ना भाई। इंडक्टिव कॉइल का क्या काम होता है वहाँ पे? ये एक तरीके से कहिए वोल्टेज सर्ज का किक देता है, ठीक है ना, मतलब हाई वोल्टेज एक तरीके से एक इंस्टेंट टाइम के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम के लिए देता है, ठीक है ना, समझ गया। और ये बायोमेटालिक क्या करता है, जैसे ही आप स्विच मतलब सप्लाई दीजिएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो आपका ये कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होता है बायोमेटालिक स्विच के पास आता है, ठीक है। और बायोमेटालिक स्विच के पास क्या होता है, बहुत, देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इंडक्टर, ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग के घर में इंडिकेटर देखे हैं ना भाई, इंडिकेटर, हाँ, तो उसमें देखे हैं ना, वो हमेशा हिलते रहता है, लगता है आग लगा हुआ अंदर में, देखे हैं कभी भी आप, हाँ। तो उसमें कुछ नहीं, वो आपका समझिए वो चिंगारी ही लगा होता है, ठीक है। वहाँ पे दो जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, उसके बीच में स्पेसिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो 10 रुपये वाला बल्ब आता है फिलामेंट लैम्प, उसमें देखते हैं कि बीच में आपका टंगस्टन जुड़ा हुआ रहता है दोनों इलेक्ट्रोड से, राइट, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो इंडिकेटर होता है, उसमें इंडिकेटर में क्या होता है, बीच में गैपिंग होता है, ठीक है, यानी बीच में आपका ये एयर आ जाता है, ठीक है। और जब आप 230 वोल्ट देते हैं ना उसके क्रॉस, तो वो एयर आयोनाइज्ड हो जाता है और वहाँ पे हमेशा आग लगा हुआ रहता है। इसलिए वहाँ पे देखिएगा जैसे वो लग रहा है आग लगा, मतलब हिलते रहता है ना, देखें उसका ग्लो हमेशा हिलते रहेगा वो, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका बायोमेटालिक स्विच होता है जो कि हम लोग फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज़ करते हैं। जब आप सप्लाई दीजिएगा, तो क्योंकि ये बायोमेटालिक स्विच ओपन होता है, ठीक है, तो ओपन सर्किट में कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक ना भाई, ओके। लेकिन आपको पता है कि इसके बीच में गैपिंग बहुत कम है, तो 230 वोल्ट जब दीजिएगा ना उसके क्रॉस, तो यहाँ पे क्या होता है, आग लगता है, ठीक है, यानी स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग कारण क्या होता है, हीट हो जाता है, हीट होने के चलते ये मेल्ट होके एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, ठीक है, यानी सट जाता है दोनों, ठीक है। और जैसे ही सटेगा तो चिंगारी बुझ गया, ठीक है, चिंगारी बुझ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से करंट फ्लो होने लग गया, ठीक ना भाई। अब बताइए, जब तक इसके अंदर से करंट फ्लो होगा ना, इसका मतलब चिंगारी लगा हुआ नहीं है, चिंगारी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसका टेम्परेचर डाउन आ जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है फिर से क्या होता है, पुराने स्टेट में आ जाता है, यानी फिर से ये दोनों फैल जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में सर्किट आपका ओपन होता है, और ये जो इंडक्टर है ना, ये तुरंत एक तरीके से जीरो होने नहीं देगा। तो अचानक जब ये कोलैप्स करता है अपना एनर्जी, तो पूरा पूरा आपका जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी के अंदर में जो आपका दो क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट लगे हुए हैं, उसके क्रॉस इसका वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि अंदर में जो आपका वेपर है मर्क्यूरी का, उसको आयनाइज कर देता है, उसके चलते ही आपका ऑन होता है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में हम लोग इसको यूज़ करते थे, उसको आपको समझना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेव ट्रैप्स। तो वेव ट्रैप्स देखिए सीधी सी बात है, अभी आपने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर आपका जो भी ट्रांसमिट हो रहा है वेव के थ्रू हो रहा है, ठीक है, समझ गया ना। तो अब आप बताइए, कोई ऐसा वेव जो आपके मेन वेव को डिस्टर्ब करे, तो उसको आप ट्रैप कीजिए कि नहीं कीजिए, मतलब उसको पकड़ लीजिए कि नहीं पकड़ लीजिएगा, बोलिए, समझ रहे बात को, हाँ। तो इसमें आपका होना चाहिए हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब वही है भाई, हारमोनिक्स वाले वेव को हम लोग क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, ठीक ना। मतलब एक डिवाइस होता है जो कि आपके अनवांटेड वेव्स को क्या करता है, एक तरीके से पकड़ लेता है, मतलब फिल्टर कर देता है भाई, ठीक ना। सर B4 बॉल हो जाएगा, हायर फ्रिक्वेंसी इंटरिंग जनरेटर और ट्रांसफार्मर यूनिट, समझ गए। हायर फ्रिक्वेंसी मतलब समझ रहे ना, हारमोनिक्स के बारे में बोलता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है हारमोनिक्स है, बोलता है अंडरग्राउंड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए अभी इंडिया में जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है दो तरीके का है, अंडरग्राउंड सिस्टम और एक आपका ओवरहेड सिस्टम, ठीक है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम, जब आप अंडरग्राउंड केबल पढ़िएगा खासकर 3 फेज के लिए, तो उसमें देखिए कभी भी न्यूट्रल नहीं शो किया जाता वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 3 ही तार दिखाया जाएगा RYB, ओके। तो अगर बोल रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम में न्यूट्रल भी अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है ना, तो उससे क्या दिक्कत होगा, फिर कहीं अंडरग्राउंड केबल में हम लोग न्यूट्रल वायर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आपका स्ट्रेस वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में जैसे मान लेते आपके कॉलोनी में जो तार बिछा हुआ 3 फेज 4 वायर, तो उसमें आपका दो तरीके का वोल्टेज है ना।
जैसे अगर आपको मान लेते हैं घर में आपको सप्लाई लेना था, एक न्यूट्रल और एक आपका लाइन वायर आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेज वोल्टेज बोला जाता है। फेज वोल्टेज मतलब क्या है, एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको मान लेते हैं खेत पटाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाना है तो तीनों फेज लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फेजेस में देखिएगा आर बाई बी के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी न्यूट्रल होगा तो दो वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, एक तो लाइन टू लाइन वोल्टेज और एक आपका लाइन टू फेज वोल्टेज, ठीक ना भाई, ओके। तो अंडरग्राउंड केबल में आपका सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल डालने से दो वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज आ ही रहा है और एक आपका लाइन टू फेज वोल्टेज भी आ जाएगा, तो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने का मतलब क्या, कि आपने जो पेपर लपेटा हुआ है ना, ठीक है, तीनों वायर को एक तरीके से इंसुलेट करने के लिए, उसमें आपका एक तरीके से स्ट्रेस पड़ेगा, ओके। और वहाँ पे स्पेसिंग आप ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा पूरा अंडरग्राउंड वायर का एक पर्टिकुलर डायमीटर होता है ना, उसी में आपको तीनों वायर को एक तरीके से आइसोलेशन करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो अगेन बताइए, आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन लाइन का, जो कि पेड क्लासेस में बताया गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक। देखिए, किसी भी पावर स्टेशन बिल्डिंग को, मैंने आपको बताया था दो तरीके का आपका पावर स्टेशन होगा, एक तो आपका आउटडोर, एक आपका इंडोर, ठीक है। तो इंडोर मतलब क्या, वहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक ना भाई। या फिर कहिए पावर स्टेशन के बगल में आपको एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा, जो भी वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए, फिर कहिए जो क्या बोलते हैं, जो वर्कर रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक ना भाई। या फिर कहीं को जो जो साइट इंजीनियर है वो सब रहेगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये उस तरीके की बिल्डिंग को अगर आपको प्रोवाइड करना है डायरेक्ट स्ट्रोक से, मतलब लाइटनिंग एसो से, तो आपको क्या क्या वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसमें भाई इंटरसेप्शन, कंडक्शन एंड डिसिपिएशन, ठीक है। सी फॉर कैट होगा, नहीं तो डी फॉर डॉग। इसमें रिफ्लेक्शन भी था ना भाई, डी फॉर डॉग में रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। क्या देता है 50 का, 50 का सी देता है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बाकी सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोला ये तो मेरे को पता नहीं है, तो उसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द लाइन इंसुलेशन डैश द इंसुलेशन लेवल ऑफ द स्टेशन इक्विपमेंट। देखिए, अभी कुछ कर रहे हैं क्या भाई, अभी नॉइज़ आ रहा है बहुत। हाँ हाँ, कुछ खट 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 ऐसे कर रहे हैं, बाहर में कुछ हो रहा है क्या काम, बाहर हो रहा होगा। अच्छा। देखिए 51 पढ़ते हैं, बोल रहे हैं द लाइन इंसुलेशन इज डैश द इंसुलेशन लेवल ऑफ द स्टेशन इक्विपमेंट। देखिए क्या बोला भाई, जो आपका सब स्टेशन है, ठीक है ना, स्टेशन मतलब यहाँ पे सब स्टेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो सब स्टेशन में आपने जो इक्विपमेंट लगाया, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, आपका आइसोलेटर हो गया, सॉरी आइसोलेटर बोल रहा हूँ, आपका जो सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, ठीक है, या फिर कहीं आपका स्विच हो गया, तो उसका क्या होता है, एक वोल्टेज रेटिंग होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने भी पढ़ा है, जो भी आपका जैसे स्विच है वो क्या होता है, दो तरीके का होगा, एक लो वोल्टेज, एक आपका हाई वोल्टेज। फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ क्या आपका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ठीक है। सर्किट ब्रेकर भी उसी तरीके से है, अगर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं तो उसको लो वोल्टेज पे, ऑयल और वही अगर एसएफसी की बात करें तो आपका हाई वोल्टेज पे, ठीक है। तो बोल रहा है सब स्टेशन में जितने भी हम लोग इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक ना भाई, तो उनका जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, और सब स्टेशन के जस्ट आगे में आपका ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, पूरा पूरा वायर क्या होता है, नेकेड होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो इसका ई फॉर एलिफेंट होगा नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ, मतलब सब स्टेशन के अंदर में जो भी इक्विपमेंट का इंसुलेशन लेवल है और जो ट्रांसमिशन लाइन में जो आपने वायर यूज़ किया हुआ है, फिर कहीं वहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, उन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है द इंटरेक्शन बिटवीन अ ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन इज़ मिनिमाइज्ड बाय। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जैसे मान ले तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट। और उसके जस्ट बगल से अगर कोई पावर लाइन ये कम्युनिकेशन लाइन जा रहा है, कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो हम लोग का टेलीफोन हो गया या फिर कहीं इंटरनेट का कनेक्शन ये सब जा रहा है, तो ये इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करके एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक ना भाई। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें डी फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द करेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रांसपोजिंग ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज कम्युनिकेशन एक टॉपिक ही है पावर सिस्टम में, खासकर ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसपोजिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है ये वहाँ पे आपको समझ में। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है सीधे सीधे भाई एक तरीके से जगह को बदल देना, ठीक है। जगह बदल देना मतलब क्या, जैसे देखिए ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़िएगा तो अभी तो आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं, आर वाई बी एकदम साफ साथ जा रहा होगा, ठीक है, समझिए बात को। लेकिन हम लोग
ये खासकर हम लोग अपने कॉलोनी की बात करते हैं पहले। आप कॉलोनी में देखिएगा तो तीनों तार जो है ना, और एक न्यूट्रल तो सबसे नीचे या फिर ऊपर हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो तीनों तार होगा आर वाई बी, देख रहे हैं वो एक सीक्वेंस से चलते रहता है। अगर ऊपर में आर फेज है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बीच में अगर आपका ये वाई फेज है तो हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आर फेज ऊपर था ना उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और जो आपका बीच वाला था उसको ऊपर लेके जाएंगे, समझ रहे बात को, मतलब उसका लोकेशन चेंज करते रहता है हमेशा, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना भाई। तो इस सिचुएशन में हम लोग ट्रांसपोजिंग करें मतलब हर एक कंडक्टर का जगह चेंज करते हैं। दोनों के बीच में आपका जो हाइट है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ गए ना। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपने पढ़ा था अंडरग्राउंड केबल में। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच में कम से कम कितना 50 मीटर का, सॉरी 50 मीटर बोल रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए भाई, ठीक ना, यानी आधे मीटर का दूरी होना चाहिए। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला बोल रहा है जब भी ट्रांसमिशन लाइन में वेव एक तरीके से ट्रैवल करता है, इट्स सफ़र रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, जैसे आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़िएगा ना उसी से रिलेटेड ये वर्ड है आपका, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूरा वही है भाई, ट्रांसमिशन लाइन आप पढ़िएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें हमारी आंसर होगा डी फॉर डॉग मार दी इसमें, ठीक है। सेंडिंग एंड अदर एंड्स, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब आपका ट्रैवल करता है ना वेव, जब आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोर्स टू लोड की तरफ जा रहा है, उसको फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। और जब ये लोड से टकरा करके वापस जब आता है ना मुड़ करके, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसके चलते स्टैंडिंग वेव बनता है, ठीक है। समझ गए ना। और इसी में आपका फिर पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक तरीके से। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसका ए फॉर एप्पल मार दीजिए। जो स्टेशंस में बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी आपका जो सब स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारा बैटरी रखा होता है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने रिले के बारे में पढ़ा, तो रिले में क्या होता है, ट्रिपिंग कॉइल, उसको एनर्जाइज करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बैटरी से सप्लाई देते हैं, ठीक ना भाई। तो बोल रहा है कि जो भी बैटरी सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है, फिर जो रखा हुआ होता है, क्या उसके लिए सिर्फ रिले के लिए हम लोग यूज़ रखते हैं, रिले यूज़ करते हैं, नहीं, उससे और भी अदर चीज़ पे भी ऑपरेशन होता है, ठीक ना भाई। समझिए, सिर्फ और सिर्फ रिले को पावर देने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। अगला बोलता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ रिले। मारिए ना, इसमें स्लो मारिए। आपको बताया था प्राइमरी जो है आपका 90% फॉल्ट को क्या कर लेता है, क्लियर आउट कर देता है, लेकिन 10% केसेस में क्या करता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो कब फेल होगा, जब वो स्लो हो जाएगा, ठीक ना भाई, समझ गए। तो स्लो हो गया यानी प्राइमरी उसको सेंस नहीं कर पाया, तो सीधी सी बात है वो बैकअप पे आ गया। बैकअप आ गया इसका मतलब क्या, मतलब ये कि बैकअप प्रोटेक्शन कब एक्टिवेट होता है सिस्टम में, जब आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन स्लो हो जाए, ठीक ना भाई। तो इसका C4 कैट हो जाएगा। अब देखिए इंडक्शन टाइप रिले पढ़ा था, उसी में आपका एक टाइप था इंडक्शन कप रिले, ठीक है। तो इंडक्शन कप रिले जो है ये कब ऑपरेट होगा, तो स्मॉल ऑफ दे मारिए, करंट पे, वोल्टेज पे, इंपेडेंस पे, किसी पे भी बेसिस पे कर सकता है, ठीक है। ओके, अगला बोल रहा है एसी नेटवर्क एनालाइजर इज यूज टू सॉल्व। इसमें ऑल ऑफ दे मारिए भाई, इसका डी फॉर डॉग मारिए, लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट, स्टेबिलिटी, सब मार दीजिए, ठीक है। जा रहा है ना आवाज? जी जी सर। हाँ, 1 मिनट रुके तो भाई मैं डाटा बंद करता हूँ, फ़ोन का डाटा ऑन। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और ये एसी नेटवर्क एनालाइजर मतलब समझ गए ना, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग एक तरीके से नेटवर्क के रूप में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं, ठीक ना भाई, समझ रहे हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबा है ना, उसको हम लोग तो जब तक उसको नेटवर्क में नहीं कन्वर्ट कर, देखिए पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क का मतलब ही होता है क्या, कि आप पूरे पूरे सिस्टम को, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं अभी आप डीसी नेटवर्क का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ, एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये पूरा पूरा एक लोड के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आपके घर में एक बैटरी है, बैटरी से आपका एक तार गया है, उसमें पहले सीरीज में बल्ब लगाया हुआ है आपने, आप 2 पैरेलल बल्ब जो है आपका आगे जा करके लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए बात को। तो उस पूरे सर्किट को आपने क्या किया, जो घर में फैला हुआ है पूरे लार्ज एरिया, मान लेते 3 कमरे में, अगर 3 बल्ब लगा रहे हैं मतलब क्या आपने 3 कमरे में एक तरीके से ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है। तो उसको फिर क्या किया आपने, कॉपी पे सिंपल रखने के लिए सर्किट में कन्वर्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन आपका बहुत लंबा है, तो ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं, यानी नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क को एक तरीके से एनालाइज करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो लोड फ्लो। लोड फ्लो जैसे अगर आप सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, मोटर के बारे में, तो उसमें आपका बनता है पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है, कि पहले पावर अपने स्टेटर में दिया, स्टेटर से फिर एयर गैप में गया, एयर गैप में लॉसेस के बाद आपका रोटर में आया, रोटर के बाद फिर आपका एक तरीके से टॉर्क में गया, टॉर्क के बाद फिर कितना आपका विंडेज फ्रिक्शन लॉसेस में गया, ठीक है, ब्रशेस पे गया, उसके बाद फिर आपको आउटपुट में मिलता है। तो इस तरीके से आपका मतलब वो नेटवर्क एनालिसिस भी बता सकता है। तो सिंपल रखिए आप चीज़ों को। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका ए फॉर एप्पल मारिए। लाइटनिंग अरेस्टर कभी भी हम लोग स्विच गियर से पहले नहीं लगाते हैं, ठीक ना भाई। ओके, और शंट रिएक्टर आर यूज्ड कंपनसेशन रिएक्टर, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, बताया था कि शंट रिएक्टर अगर हम लोग लगा रहे हैं भाई ट्रांसमिशन लाइन में, इसका मतलब क्या है,
शंट में अगर इंडक्टर लगा रहा हूँ उसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप बताइए? सर कैपेसिटेंस को कम करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी हमारा जो सर्किट है ओवरऑल क्या है, कैपेसिटिव नेचर का, यानी पावर फैक्टर हमारा लीडिंग है। तो मैंने आपको बताया था लीडिंग और लैगिंग दोनों खराब होता है, हम लोग को चाहते ही है यूनिटी के नज़दीक में रहें, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन को छांट करके देखना होगा आपको, ठीक ना, तो ये भी सही है, ठीक है। C4 कैट देखिए, टाइम द पीक शॉर्ट टाइम इज इतना टाइम्स द AC कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो ये तो आपका फिर मैथमेटिकली आपका ये बता रहा है, ठीक ना भाई। ओके, तो ये भी सही है, द MVA एट फॉल्ट इज इक्वल टू द बेस, तो ये भी सही है, मतलब जो भी गलत दिया हुआ है ना उसके हिसाब से आपको छांटना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू, तो शॉर्ट सर्किट करंट किसी के चलते भी हो सकता है, LG फॉल्ट के चलते भी हो सकता है, डबल L के चलते भी हो सकता है, ठीक है, डबल LG के चलते भी हो सकता है, ट्रिपल L के चलते भी हो सकता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट, तो हम लोग रिएक्टर यूज़ करते हैं सीरीज़ में, तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। बस कपलर, सीधी सी बात है, बस कपलर मतलब क्या है, बस को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे फैलाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें मेन और ट्रांसफर बस मारी ना, C4 कैट हो जाएगा, ठीक है। मेन बस से और ट्रांसफर, उस बस को अगर आगे ट्रांसफर करना तो आपको एक कपलर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई, समझ गए। ओके, अगला बोलता है कपलर मतलब क्या, जोड़ना है एक तरीके से। ओके, अगला बोल रहा है कॉस्ट एंड सेफ्टी, द आउटडोर सबस्टेशन आर इंस्टॉल्ड, देखिए आउटडोर सबस्टेशन मारिए 66 kV से एभव जाएगा ना, तो वहाँ पे तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऐसे इसका आंसर B फॉर बॉल देगा ना किताब में, तो इसका 66 kV होना चाहिए, ठीक है ना भाई, समझ गए। 66 kV से ऊपर जाता है तब हम लोग उसको आउटडोर सबस्टेशन बोलते हैं। अगला बोल रहा है द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, तो इसमें हमारी इम्पल्स वोल्टेज हो जाएगा, मतलब आपका पूरा पूरा वोल्टेज का एक तरीके से सर्ज बन जाएगा, मतलब ट्रांजिएंट आ जाएगा आपका, ठीक ना। अगला बोल रहा है डैश रिले आर यूज्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन लॉन्ग, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोल दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से भाई गलत दिया हुआ ना, इसमें तो D फॉर डॉग होना चाहिए, नन ऑफ दीज अबव, ठीक है, गलत है, ठीक है। लॉन्ग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, महो यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में रिएक्टेंस और मीडियम में इम्पिडेंस, ठीक है। अगला बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव सीक्वेंस करंट मोटर इज प्रोवाइड, देखिए नेगेटिव सीक्वेंस करंट किस में आएगा, तो जनरेटर में, ठीक है, इसका A फॉर एप्पल मारिए ना, देखिए क्या होता है सीक्वेंस के, फेज सीक्वेंस क्या होता है समझते हैं आप। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है भाई कि अगर आपके पास मान लेते हैं 3 फेज का जनरेटर है, तो उसमें सबसे पहले मेन मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कॉइल आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ए फेज का कॉइल आ रहा है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपका सबसे पहले आउटपुट में कौन सा वोल्टेज बनेगा, ए फेज का, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं 120 फेज, मतलब 120 मैकेनिकल डिग्री घूमने के बाद बी कॉइल आ रहा है मेन मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब बी फेज बनेगा, ठीक है, और फिर लास्ट में सी, फेज सीक्वेंस क्या हुआ ABC, ठीक है। और वही अगर आप जनरेटर को उल्टा घुमाने लगिएगा ना, उल्टा घुमाना, मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के चलते ABC बना, अगर उल्टा घुमा दूंगा मैं, जनरेटर का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो सीधी सी बात अब क्या होगा, A पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर आपका फिर बाद में B आ जाएगा, ठीक है ना, तो ACB बन गया, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होता है वो आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है जनरेटर के, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन बनेगा कभी भी आपसे इंटरव्यू में कि डायरेक्शन आई मीन ABC सीक्वेंस चेंज करना हो जनरेटर का, तो क्या करेंगे, तो डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब समझ गए ना, ऐसे तो फॉल्ट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं सिमेट्रिक फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग ABC को अगर पॉजिटिव सीक्वेंस मान रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट ACB को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव, मतलब ये जस्ट रिवर्स हो चुका, ठीक है। तो ऐसा केस किस में होता है, तो जनरेटर के अंदर होता है, ठीक है, तो ये फर्क मार दीजिए। अगला बोल रहा है डैश रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन, तो शॉर्ट में आपका रिएक्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस रिले क्या होता है, तो इसमें आप इम्पिडेंस रिले भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस रिले को ही हम लोग इम्पिडेंस रिले बोल रहे थे ना, इसका C फॉर कैट हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड, देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग अल्टरनेटर में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन बोल रहे थे, ठीक ना भाई, समझिए। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दोनों में यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में भी अल्टरनेटर में भी। तो कितने रेटिंग के एभव में यूज़ करेंगे, तो B फॉर बॉल होगा, इक्वल टू और एभव 5 MVA। अगला बोलता है डैश इज यूज टू मेजर द स्टेटर वाइंडिंग द टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर, तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो आप इमेज करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, रेजिस्टेंस थर्मामीटर आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो वाइंडिंग में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको नापने के लिए यूज़ करेंगे। अगला बोल रहा है द अंडर वोल्टेज रिले कैन बी यूज्ड फॉर, अंडर वोल्टेज रिले कहाँ यूज़ करेंगे, तो किसी भी इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जैसे जनरेटर है वहाँ पे अंडर वोल्टेज एक तरीके से आ रहा है प्रॉब्लम, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। बस बार में अगर हो रहा है अंडर वोल्टेज, ठीक है ना भाई, समझ गए, तो किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बोल रहा है टाइम इनवर्स रिले कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि फ्यूज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक है कैसा है, ये
इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना भाई, समझ गए, यानी करंट ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि इसमें एक लेकिन डेफिनेट टाइम फिक्स होता है, ठीक ना भाई, कि रेटेड से इतना करंट अगर बह गया इसमें तो इतने देर में वो क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, मतलब ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये है कि इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का ऑपरेटिंग टाइम कितने से कितने के बीच में सेट किया हुआ रहता है, ठीक है, तो आपका 5 से 10 सेकंड, ठीक है, उससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ओके, अगला बोलता है सिंगल फेजिंग रिले आर यूज्ड फॉर। तो सिंगल फेजिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो 3 फेज़ मोटर के लिए, क्योंकि 3 फेज़ मोटर में क्या होता है, एक कंडीशन बनता है कि 3 फेज़ आप सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में, फिर चाहे सिंक्रोनस मोटर हो या फिर कहीं इंडक्शन मोटर हो, तो वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है ना भाई। ओके, तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या होगा अगर एक फेज़ टूट जाए और मोटर में सिर्फ उसे 2 ही फेज़ देंगे, तो उस सिचुएशन में भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं कांस्टेंट होगा, और उसका जो रोटेटिंग स्पीड होता है वो भी आपका कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सिंगल फेजिंग प्रॉब्लम कहाँ आएगा, तो 3 फेज़ मोटर में, फिर 3 फेज़ मशीन में, ठीक ना, तो वहाँ पे कौन सा रिले यूज़ करेंगे, सिंगल फेजिंग रिले, ठीक है, ताकि उस फॉल्ट को सेंस कर सकें। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रैवलिंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारी ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर, जो भी आपका सर्ज आ रहा है, सर्ज मतलब क्या, एक तरीके से कहीं लाइटनिंग के चलते आपका जो ट्रांजिएंट स्टेट आ रहा है, तो सबसे पहले किसको मिलना चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर को, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग लगा ही रहे हैं उस सर्ज को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर अ शॉर्ट लाइन, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। सीरीज रिएक्टर शुड हैव, तो लो रेजिस्टेंस होता है, बताया था मैंने आपको। सीरीज रिएक्टर का काम होता है जो भी आपका करंट, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट में जो करंट बढ़ते हुए आ रहा है उसको एक तरीके से लिमिट करना है, फिर शॉर्ट सर्किट के दौरान जो करंट बढ़ा उसको लिमिट करना, ठीक ना भाई। तो यहाँ पे इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है सीरीज रिएक्टर, तो सीधी सी बात है सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये खुद बहुत ज़्यादा वोल्टेज खा जाएगा, तो आगे में वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, तो इसलिए लो रेजिस्टेंस होना चाहिए लेकिन इंडक्टेंस हाई होना चाहिए। बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ हाई रिलायबिलिटी एंड मिनिमम मेंटेनेंस, तो इसमें बी फॉर बॉल मारिए, सर्किट ब्रेकर विथ SF6 गैस, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होता है, उसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, ठीक है, और ये क्योंकि सबसे महंगा है तो सीधी सी बात है उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। अगला बोल रहा है जो भी सर्किट ब्रेकर में आर्क है उसको कैसे इंटरप्ट करते हैं, तो जीरो करंट मारिए ना, जब जीरो होगा करंट तो ऑटोमेटिक उसी समय क्या करेंगे, जो भी मेरा टाइप्स है, जैसे एयर ब्रेक है तो एयर मतलब एयर ब्लास्ट है तो एयर ब्लास्ट करेंगे, SF6 है तो गैस उस पर डालेंगे, ठीक है, ऑयल है तो ऑयल छिड़केंगे। ओके, और जीरो करंट क्या है, एक तरीके से नेचुरली करंट जीरो, इसका मतलब क्या, चिंगारी वहाँ पे ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है ना पूरा प्रोसेस, तो हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। अगला बोल रहा है डैश ट्रांसमिशन लाइन हैज़ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो इसको छोड़ दीजिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूरा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से इसको छोड़ दीजिए, आपका ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना होगा पूरा पूरा भाई, ठीक है। अगला बोल रहा है इन्वर्स डेफिनेट मीन टाइम रिले। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है इन्वर्स टाइम रिले, इन्वर्स टाइम रिले का क्या खासियत था, करंट ज़्यादा होगा तो इसका ऑपरेटिंग टाइम घट जाता है, ठीक ना भाई, लेकिन यहाँ पे देखिए डेफिनेट लग गया। डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि आपने वहाँ पे ऐसा नहीं है कि करंट कम है, मतलब रेटेड करंट से मान लेते हैं जैसे 5 एम्पियर रेटेड करंट था और अभी आ गया 5.1 एम्पियर, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि ये मतलब 5 मिनट लग जाएगा इसको ट्रिप करने में, नहीं, इसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया हुआ रहता है भाई, ठीक है, कि अगर रेटेड से इतना करंट बहने लग गया है, थोड़ा सा भी ऊपर बहने लग गया है, तो इतने देर में क्या होना चाहिए, क्लियरिंग हो जाना चाहिए। कितना सा टाइम था पीछे वाले MCQ में, 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये सेंस कर लेना चाहिए, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि इनवर्स डेफिनेट मीन टाइम रिले आर यूज्ड फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगेंस्ट, तो इस हमारी इंटरनल शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। इंटरनल के लिए और कौन सा था, बकल्स रिले प्रोटेक्शन, ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर में मान लेते हैं किस तरीके का फॉल्ट, ओवर करंट या फिर कहीं अर्थ फॉल्ट LG फॉल्ट आएगा तो हम लोग डेफिनेट इन्वर्स टाइम रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला बोलता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड, तो उसमें ऑल ऑफ देम मारिए, किसी में भी आपका ओवर वोल्टेज वाला सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अगला बोलता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 400 kV पावर सिस्टम आर डिज़ाइन टू ऑपरेट, इस हमारी ना हो रहा है 400 kV वोल्टेज पे आपका क्या है, पूरा पूरा पावर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब पूरा जनरेटर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, इतना हाई वोल्टेज पे, तो वहाँ पे हम लोग जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे उसका मतलब ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, तो 50 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, 50 मिली सेकेंड के अंदर में क्या होगा, पूरा पूरा फॉल्ट को सेंस करके वो क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। अगला बोल रहा है ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, तो ओवर फ्लक्सिंग मतलब क्या, फाई कहाँ पे बनता है, जनरेटर में, ठीक ना भाई, समझ गए। तो हमारी जनरेटिंग ट्रांसफार्मर बी फॉर बॉल मारिए ना, जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट, ठीक है।
और ये फ्लक्स क्या बोल रहा है आपका, जो मेन डीसी एक्साइटेशन दे करके जो रोटर में बना रहा है, जिसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग जहाँ पे मतलब क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब मेन फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग फ्लक्स मेरा ज़्यादा ना हो, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। और ये सीधे सीधे एक्साइटेशन को एक तरीके से कंट्रोल करेगा, ठीक ना। एक्साइटेशन को सेंस करके ये समझेगा कि फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है या फिर कम बन रहा है। सीरीज़ कैपेसिटर आर यूज्ड, अगर सीरीज़ में हम लोग कैपेसिटर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हम लोग इंडक्टेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक ना। यानी सर्किट मेरा ओवरऑल इंडक्टिव है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग सीरीज़ में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ए फॉर एप्पल मार दीजिए। लाइन इंडक्टेंस को कंपनसेट करना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब उसको कम करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बोल रहा है एडमिटेंस रिले। तो एडमिटेंस रिले हमेशा डायरेक्शनल होता है भाई, ठीक ना। एडमिटेंस क्या होता है, जैसे आपने इम्पिडेंस पढ़ा, ठीक है। तो इम्पिडेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं, द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज़ मस्ट हैव। फ्यूज़ का कैसे खासियत होना चाहिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो का वैल्यू ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं, इफ़ द वी आई कैरेक्टर, देखिए अभी आ गया ना क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा। बोल रहा है इम्पिडेंस रिले है और बोल रहा है इफ़ द फॉल्ट अकर नियर, मतलब इम्पिडेंस रिले के नज़दीक में, तो वी आई रेशियो विल बी, तो हमेशा क्या होगा, जेड कम था ना, जेड जब कम हो जा रहा था तभी ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसका मारिए बी फॉर बॉल लोअर देन डैट ऑफ इफ़ द फॉल्ट अकर अवे फ्रॉम द रिले, देता है इसका। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। इसका लोअर ही होना चाहिए भाई, बी देता है। कितना है क्वेश्चन नंबर 57 का सर, बी दिया है। बी दिया है ना, समझिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया है कि इम्पिडेंस रिले में अगर रिले के नज़दीक में फॉल्ट होगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, राइट। और इम्पिडेंस से अगर डिस्टेंस पे फॉल्ट आता है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक ना भाई, ओके। बहुत मतलब नॉइज़ आते रहता है भाई, मतलब कुछ होता है क्या बाहर में? नहीं नहीं सर, अभी मेरा वो जिसे दाल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, अच्छा वो पानी फेंके अच्छा वही अच्छा से। अच्छा अच्छा उस समय तो बाहर में हो रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, हेडफोन को थोड़ा फिक्स कीजिएगा भाई, ठीक ना, समझ गए। देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो नज़दीक में फॉल्ट होगा वो जल्दी ट्रिप होता है और जो दूर में है वो आपका ज़्यादा समय लगता है, ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले समझिए कि इम्पिडेंस रिले ऑपरेट कब होता है। तो ऑपरेट कब होता है, जब आपका वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाए, फिर कहिए करंट का वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। और सीधी सी बात है, फॉल्ट के कंडीशन में ज़्यादातर आपका करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ गया मतलब क्या, इम्पिडेंस घट गया, ठीक है। तो इम्पिडेंस जितना तेज़ी से घटेगा ना, उतना ही जल्दी ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका बी फॉर बॉल हो जाएगा, मतलब सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि नज़दीक में फॉल्ट आया है, फॉल्ट अकर नियरर द इम्पिडेंस रिले, ठीक है। मतलब रिले के नज़दीक में फॉल्ट हुआ है, रिले के नज़दीक में फॉल्ट हुआ मतलब क्या, जल्दी ऑपरेट हुआ। जल्दी ऑपरेट होने का मतलब क्या है कि इम्पिडेंस मेरा बहुत कम हो चुका है, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहा है, जो अगर दूर में ही फॉल्ट होता ना तो उसके इम्पिडेंस के मुकाबले, ओके। तो ये अगला बोलते हैं आपका, ये देखिए इंडक्शन टाइप रिले में एक स्पेशल टाइप है सेडेड पोल स्ट्रक्चर, मतलब इसी के अंदर आता है। तो हमारे डी फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक ना भाई। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, ठीक ना। इस बुक में जो आपका ऑप्शन दिया वो गलत है, ठीक ना भाई, समझिए। तो बुक में आप एक बार देख सकते हैं, प्रोपोर्शनल होता है हमेशा करंट के स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए भाई, पावर सिस्टम का क्या है, अपना एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं अल्टरनेटर की बात है, तो अल्टरनेटर पे क्या है, एक तरीके से आगे में लोड लगा हुआ रिसीविंग एंड पे, राइट। लेकिन आपको पता है अल्टरनेटर जो है आपका कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है एनएस के ऊपर, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, 50 हर्ट्ज कांस्टेंट रह सके, क्लियर। तो ये स्पीड को कांस्टेंट रखना ही क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो समझिए इस स्पीड पे अगर मान लेते हैं मैं रिसीविंग एंड पे लोड को चेंज करूं, तो सीधी सी बात है स्पीड पे एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलिए। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को वहाँ पे पीछे में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है, फिर थर्मो पावर प्लांट है, तो उसी हिसाब से अपने प्राइम मूवर के एनर्जी को घटाते बढ़ाते रहना होगा, ठीक है, ताकि मेरा स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है। लेकिन समझिए मान लेते हैं जो भी रिसीविंग एंड पे मेरा वोल्टेज का ज़्यादा डिमांड कर रहा है, फिर कहीं पावर का डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसको आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा। तो आपको पता है ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी भी वोल्टेज को देखें, ठीक है, फराडे लॉ के हिसाब से, तो क्या होता है, दो के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो स्पीड के ऊपर, एक आपका फ्लक्स के ऊपर। तो सिंक्रोनस मशीन में स्पीड कांस्टेंट है, इसको आप छूछा नहीं कर सकते हैं, यानी स्पीड से आप वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, राइट। तो सीधी सी बात आपका बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीसी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन को चेंज कीजिएगा तो आपका मेन फील्ड यानी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आप अपने वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये स्टेबिलिटी जो है पावर सिस्टम का, उसको हम लोग बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारी
ए फॉर एप्पल मारिए ना, कनेक्टिंग लाइंस इन पैरेलल, ठीक है, हम लोग लाइंस पैरेलल में लगाएंगे ताकि हर जगह वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट रहे, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब क्या, हम लोग को एक्साइटेशन को छूछा नहीं करना है। फिर अगला बोलता है इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन। बताया मैंने, कहीं पे भी ये दोनों एक साथ जा रहा है पैरेलली, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है दोनों का इंटरेक्ट करके ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है, ठीक ना भाई, समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली इंडक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका C4 कैट मारिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ द पावर लाइन करेंगे और कम्युनिकेशन का भी करते हैं। ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बताया है कि RYB हमेशा ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक है। अगला बोलता है पावर लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिज़ाइन ऑफ द पावर लॉस। इसमें मारिए ट्रांसमिशन लाइन मारिए ना, ट्रांसमिशन लाइन में ही सबसे ज़्यादा पावर लॉस का ये आता है, मतलब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। फ्यूज़ इज कनेक्टेड इन तो सीरीज विद द सर्किट मार दीजिए। HRC फ्यूज़ एज कम्पेयर टू रिवायरेबल फ्यूज़ हैज़, तो इसमें ऑल ऑफ देम मारिए। HRC फ्यूज़ हमेशा हाई वोल्टेज पे यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके से इसमें एजिंग इफेक्ट कहने मतलब क्या, समय के साथ ही कभी भी इसमें जंग वंग नहीं लगता है, ठीक ना भाई, यानी एटमॉस्फेयर के एयर के साथ ही कभी भी ये केमिकल रिएक्शन नहीं बनाता, ठीक है। ज़्यादा हाई स्पीड ऑपरेशन है, रैप्चरिंग कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा है, मतलब क्लियर करने का, ठीक है। फ्यूज़ रेटिंग किस में करते हैं, तो इसमें आपका करंट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज़ वायर से सीधे सीधे हम लोग करंट को ही एक तरीके से फ्लो करवा रहे हैं ना। ओके, अगला बोलता है फ्यूज़ ब्लो बाय, तो मेल्टिंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ फ्यूज़ ऑपरेट, हमारी हीटिंग इफेक्ट के कारण आपका मेल्ट होता है, इसके चलते आपका फ्यूज़ ऑपरेट हो जाता है। आइसोलेटर कहाँ पे लगाते हैं, तो सर्किट ब्रेकर लिखिए इसमें, जनरली ऑन बोथ साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर, D फॉर डॉग मार दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा आइसोलेटर कैसे ओपन होता है, तो सबसे पहले दोनों साइड का सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं, ठीक है। और क्योंकि सर्किट ब्रेकर आपका दोनों तरफ का ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, आपका मेन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद, यानी सिस्टम के अंदर जब कभी कोई करंट नहीं रहता है, उसके बाद ही हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं। इसलिए आइसोलेटर को कोई करंट वरंट से लेना देना नहीं होता है, इसलिए आइसोलेटर का कोई भी करंट रेटिंग नहीं किया जाता है, ठीक ना भाई। अगला बोलता है फ्यूज़ इन अ मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो फ्यूज़ इसका B फॉर बॉल मारिए, शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से, ठीक है। ओपन सर्किट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, ठीक है। तो करंट जीरो, तो फ्यूज़ कभी भी ऑपरेट नहीं होगा वहाँ पे। अब बोल रहा है फ्यूज़ के द्वारा हम लोग कितने करंट तक के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो C4 कैट हो जाएगा 100 एम्पियर तक के लिए, ठीक है। बोल रहा है फ्यूज़ वायर को कभी भी हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे, तो न्यूट्रल वायर में कभी भी नहीं जोड़ेंगे। बोल रहा है ऑयल स्विचेस आर एम्प्लॉयड फॉर, तो हाई करंट, हाई वोल्टेज लार्ज करंट मारती है, C4 कैट हो जाएगा। स्विच गियर इज डिवाइस यूज्ड फॉर, तो स्विच गियर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो D फॉर डॉग मारिए, स्विचिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, प्रोटेक्टिंग के लिए, ठीक है। बोल रहा है द फ्यूज़ वायर इन अ DC सर्किट इंसर्टेड, तो DC में बोल दिया भाई, ठीक है। तो DC में 3 वायर DC सिस्टम पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपका देखे थे फोटो में, ऊपर में आपका नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नीचे में आपका नेगेटिव, बीच में आपका न्यूट्रल था, ठीक है। तो न्यूट्रल छोड़ के बाकी ऊपर नीचे किसी में भी लगा सकते हैं, तो C4 कैट हो जाएगा। बोरा बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजर पोर्शन ऑफ द हीट जनरेटेड इन HRC फ्यूज़, तो कंडक्शन के थ्रू मार दीजिए, क्योंकि आपको पता है HRC फ्यूज़ में क्या है, फिलिंग पाउडर भरा होता है आपके फ्यूज़ वायर के एलिमेंट के चारों तरफ, ठीक है। तो जब ये मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के कारण जो भी गर्मी पैदा हो रहा है, वो मात्र और मात्र कंडक्शन के थ्रू ही आपका क्या होता है, उस फिलिंग पाउडर में डिसिपिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रेडिएशन वहीं पे होता है जब आपका क्या बीच में एटमॉस्फेयर है, ठीक ना भाई, समझ गया। कन्वेक्शन पानी के लिए होता है, लिक्विड के लिए, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है कि आपका नीचे का पानी पहले गर्म होगा, ऊपर उठेगा, और जो ठंडा पानी वो नीचे आएगा, ठीक ना। इस तरीके से कन्वेक्शन प्रोसेस चलता है, ठीक है। बोल रहा है शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाय, तो इसमें हमारी हैवी करंट फ्लो हो जाएगा, B फॉर बॉल। बोल रहा है द इन्फॉर्मेशन, यानी सर्किट ब्रेकर को जो भी इन्फॉर्मेशन देता है अंडर फॉल्ट कंडीशन, तो उसको हम लोग रिले बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, तो हम लोग रिएक्टर यूज़ करेंगे। अगला बोल रहा है 3 फेज बैलेंस सिस्टम, इसमें क्या होगा, बैलेंस सिस्टम जब भी बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है, ठीक ना भाई। और अनबैलेंस में आपका तीनों आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगला बोलता है सिंगल बस वाला सिस्टम, देर बोल रहा है एक हम लोग का सिंगल बस वाला सिस्टम है। सिंगल बस वाला सिस्टम मतलब क्या, फिर से इमेजिन कीजिए जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के आगे आपका सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के बाद आपका मेन बस बार, ठीक है। तो बस बार में ही अगर फॉल्ट हो गया, और ये सिंगल बस बार है, तो सीधी सी बात है, अगर ये बस बार शट डाउन हो गया भाई, तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मारिए फॉल्ट अकर ऑन बस इटसेल्फ होगा, A फॉर एप्पल, ठीक है ना। मतलब बस बार में ही फॉल्ट आया है, इसी के चलते देयर विल बी कंप्लीट शट डाउन, मतलब बस बार ही एक तरीके से खराब हो गया, तो आगे जो ट्रांसमिशन लाइन गया है, और ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आपका जो भी यूटिलाइजेशन लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल लोड, कंज्यूम जो भी है, डोमेस्टिक लोड, ये सब शट डाउन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका ये हो जाएगा। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेस। तो लिक्विड फ्यूजेस में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, और ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हम लोग बिजली से लगे हुए आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई।